गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम फॉल्स प्रेस्टीज को डिकोड करेंगे। अब फॉल्स प्रेस्टीज मतलब झूठी शान। आजकल की दुनिया तो ऐसे हो गई है कि झूठी शान इज़ अ न्यू नॉर्मल। इसमें कुछ गलत बात किसी को नहीं लगती, बट झूठी शान में जो हम जीते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आज उन साइड इफ़ेक्ट्स को हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत एक छोटे से स्टोरी से करते हैं। शायद ये स्टोरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। स्टोरी है न्यूली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ की, और हस्बैंड जो है वो छोटे से कंपनी में एक क्लर्क है, एंड वाइफ जो है तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, बट शी इज़ वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, बट एम्बिशियस इन द सेंस ऑफ कि हमें इतने पैसे तो कमाना ही चाहिए, इतना स्टेटस तो हमारा होना ही चाहिए, ये कार तो होनी चाहिए, एसी तो घर में होना ही चाहिए, तो हम कैसे जिएंगे। अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, मतलब उसके हिसाब से दे वर नॉट हैप्पी। एम्बिशियस, उसका एम्बिशियसनेस कैसा था कि इफ़ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं दैट मीन्स दे आर नॉट हैप्पी। मतलब हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू सम थिंग्स। सी देखिए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट चीज़ें उनके यूज़ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंस उन्हें देना चाहिए। जैसे बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर कितनी ज़रूरी है? क्या हम उस गाड़ी में ही जिएंगे, वहीं रहेंगे दिन भर? नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही इम्पोर्टेंस लाइफ में उसे मिलना चाहिए। तो इसी तरह से एसी घर में, हाँ बहुत ज़रूरी है एसी घर में आजकल, पर क्या बारिश हो रही हो, तूफ़ान आ रहा हो, ठंड हो बहुत, तो आप एसी चलाते हैं क्या? नहीं। तो एसी अच्छा होना चाहिए, घर में होना चाहिए, पर कितना इम्पोर्टेंस हमें उसको देना है? गर्मी जितनी हो उतना ही इम्पोर्टेंस एसी को मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ बीइंग हैप्पीनेस। अनकम्फर्ट एंड हैप्पीनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, अनकम्फर्ट होता है इसलिए हम एसी लगाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। पर दुख में हैं, दुखी हैं, और एसी चलाने से हम खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। बहुत दुखी हैं, बड़ी सी कार है, उसमें बैठ के राउंड लगा के आएंगे तो खुश हो जाएंगे क्या? नहीं, वो दुख वहीं रहेगा। दैट मीन्स हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट द थिंग्स। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। बट इस लड़की को वो समझ में नहीं आ रहा था। उसको लगता था मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मुझे खुशियाँ दे सकती हैं, और वो हमेशा कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कि मैं बहुत अमीर घर में शादी हुई हूँ, एंड आई एम वेरी वेल टू डू। कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि जो दिखाए कि कि अमीर है या अच्छे घर में शादी हुई है, ऐसे। तो हमेशा वो बनावट की दुनिया में जीती थी, और एज अ रिज़ल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज अनहैप्पी। उसका हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग था, उसे हमेशा समझाने की भी कोशिश करता था, एक उसके नेचर के साथ एडजस्ट भी करने की कोशिश करता था, बट स्टिल वाइफ जो थी ना वो बहुत एडमेंट थी। उसके हिसाब से नहीं, इतना पैसा तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आ नहीं सकती। लोग पार्टीज़ में जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके क्राइटेरियन लिस्ट में थी कि ये क्राइटेरिया होगा तो ही मैं हैप्पी हूँ। तो एक बार क्या हुआ, उन्हें कंपनी के बॉस के बेटी की शादी का इनविटेशन आया। अब इनविटेशन तो ऑफिस में सबको ही मिला था, तो जब इसने इनविटेशन दिखाया अपनी वाइफ को, तो वो वाइफ तो देख के उसका जो वेन्यू था जहाँ शादी होने वाली थी वो तो एकदम सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन्होंने शादी एक बड़े से 5 स्टार होटल में रखी थी। अब उसकी वाइफ ने सोचा कि इतने बड़े होटल में शादी, मतलब मैं तो कभी 5 स्टार होटल ही नहीं गई हूँ, अगर मौका मिल रहा है तो मुझे ज़रूर उस शादी में जाना चाहिए। तो हस्बैंड को ज़िद करने लगी कि हम तो ज़रूर जाएंगे शादी में, प्लीज़। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि बड़े लोगों की बात है, हम उस पार्टी में बिलोंग नहीं करते, और वहाँ जाके तुम ना और दुखी हो जाओगी, क्योंकि वहाँ हर कोई तुमसे एक लेवल आगे होगा, और हम कितनी भी ऊंची छलांग लगा लें, हम उनके लेवल, उनके स्टेटस का नहीं बन सकते। पर वाइफ जो थी वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने को रेडी नहीं थी। पर कैसे भी उस वाइफ ने तो अपने हस्बैंड को मना ही लिया कि हम तो जाएंगे शादी में, प्लीज़ हम जाएंगे शादी में। तो हस्बैंड ने आखिर हार मान ली, ठीक है अब शादी में जाने के लिए रेडी तो हो गए। अब इतने बड़े होटल में शादी, तो वैसे कपड़े भी चाहिए। एटलीस्ट उस वाइफ को लग रहा था कि एटलीस्ट मेरे पास दिखाने के लिए तो उतने कपड़े अच्छे होने चाहिए ना, सब लोग तो इतने बन ठन के आएंगे। तो उसके हस्बैंड ने उसको जो भी पैसे सेव करके रखे थे
इमरजेंसी के लिए वो पैसे से उसने उसको एक अच्छी सी साड़ी लेके दी। फिर उसने ज़िद की कि नहीं आप भी अच्छा सा एक कोट ले लो। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि हाँ एवरीबडी नोज़ आई एम जस्ट अ क्लर्क, तो वो उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं मैं कोट पहनूँ या ना पहनूँ। तो वाइफ ने ज़िद की नहीं नहीं हमें क्यों बताना है कि हम गरीब हैं, हम तो अच्छे से कोट पहन के जाएंगे, आप कोट लो। तो उसने कोट भी ख़रीद लिया। अब ये तो हो गया, अब ज्वेलरी क्या पहने, उसके पास तो कुछ भी नहीं थी ज्वेलरी। तो उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है उससे मैं कुछ ज्वेलरी ले लेती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि क्या ज़रूरत है, जो है उसी में ही चल जाएगा। तो वाइफ तो सुनने को रेडी नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है फ्रेंड से ही ले रही है ना, ओके ले लो। तो फ्रेंड के पास गई तो फ्रेंड ने बोला कि क्या पहन रही हो तुम, तो उसने बताया ऐसी ऐसी साड़ी पहन रही हूँ। तो उसने कहा कि हाँ उसके ऊपर सूट होने वाला मेरे पास एक नेकलेस है, वो मैं तुमको देती हूँ। तो उसने अपने कबर्ड में से बहुत ही अच्छे बॉक्स, वेलवेट बॉक्स लेके आई और वो बॉक्स को देख के ये इम्प्रेस हो गई थी। और उसने खोला उस बॉक्स को, इतना सुंदर नेकलेस था एग्जैक्ट उसके साड़ी से मैचिंग, साथ में अच्छे बड़े बड़े ईयररिंग्स भी थे। तो वो उसने कहा मैं संभाल के रखूँगी तुम्हारा नेकलेस, डोंट वरी। तो वो उस नेकलेस को घर ले गई और हस्बैंड को दिखाया, देखो मेरी फ्रेंड ने कितना अच्छा नेकलेस दिया। तो हस्बैंड ने कहा अरे ये तो गोल्ड का नेकलेस लग रहा है, इतना महंगा लग रहा है। तो उसने कहा तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तो मांग रही हूँ, मैं तो वापस कर दूँगी, और मैं कहाँ तुमको बोल रही हूँ कि मुझे ख़रीद के दो इतना महंगा नेकलेस। तो उसके हस्बैंड ने कहा ओके। तो शादी में गए वो लोग, शादी में गए और बहुत वहाँ पे जैसे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बहुत थी, म्यूज़िक, डांस, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत बड़ा गार्डन बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे नाचते गाते घूमते सबसे मिल के उसको बहुत अच्छा लगा। वो शाम उसकी बहुत अच्छी गई। पर शाम होते होते जब उसे रियलाइज़ हुआ कि बस अब तो एक दिन का जैसे एन्जॉयमेंट था, फिर कहाँ मैं इस इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आ पाऊँगी, तो थोड़ा सा उसका जो मूड है वो डल होने लगा। फिर भी उसके हस्बैंड ने उसको समझाया और कहा कि इट इज़ ओके, अगर कोई और बुलाएगा तो हम ज़रूर आएंगे नेक्स्ट टाइम भी। तो ऐसे सब करके पार्टी वाइंड अप हुई और वो लोग घर आए। घर आके उसने, जैसे हम लोग लेडीज़ करते हैं ना, घर आने के बाद भी एक बार देखते हैं कि हम आज पार्टी में दिख कैसे रहे थे, तो सेम उसने भी किया, बोला घर आके देखती हूँ एक बार मैं आज कैसे दिख रही थी पार्टी में। तो उसने जब आईने में देखा कि मैं कैसे लग रही हूँ, तो अचानक उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके गले में नेकलेस ही नहीं है। वो नेकलेस कहीं खो गया था उससे पार्टी में। अब पूछे किससे, इतने बड़े शादी में जाके पूछें कि हमारा नेकलेस खो गया हो, उनको बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी उसके हस्बैंड ने होटल में कॉल किया और कहा कि हमारा ऐसा नेकलेस खो गया है, प्लीज़ अगर आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। अपना नंबर वगैरह दे के चले गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते 8 दिन हो गए। 2-3 बार उन्होंने होटल वालों से कांटेक्ट भी किया, पर कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। अब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत टेंशन में आ गए थे, क्या रिटर्न करूं मैं अपनी फ्रेंड को और उसको क्या बोलूं तेरा इतना महंगा नेकलेस मेरे से खो गया। तो उसने क्या किया कि फ़ोटोज़ निकाले, अपनी जो फ़ोटोज़ हम लेते हैं वो फ़ोटोज़ निकाले और एक ज्वेलर के पास गए और उनको कहा कि क्या ऐसा ही सेम नेकलेस आप बना के दे सकते हो। तो उसने कहा इम्पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8-10 दिन लग जाएंगे बनाने में, क्योंकि आपको सेम डिज़ाइन चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हमको डिज़ाइन तो सेम चाहिए। फिर उन्होंने कॉस्ट पूछा कितना है, तो उसका जो कॉस्ट था, हस्बैंड के 6 महीने की सैलरी उतना कॉस्ट उसका था। तो वो कॉस्ट सुन के तो दोनों ही एकदम अपसेट हो गए और उनको लगा कि ऐसे कहते हैं ना कि भगवान से शिकायत होने लगी उनको, क्यों भगवान ने ऐसे किया, कि क्यों भगवान ने ऐसे किया हमारे साथ, हम तो इतना अच्छे से जी रहे थे। हम हमेशा एक डायलॉग बोलते कि हमने क्या गलती की, हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, ऑल दिस उनके मन में चल रहा था। पर कुछ भी हो, पे तो करना ही है। तो उन्होंने 8-10 दिन, उसने भी अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोला मैं जब पार्टी से आई हूँ तो मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक आती हूँ तुम्हारा नेकलेस भी लेके। तो फ्रेंड वॉज वेरी कूल कि ठीक है कोई बात नहीं, आराम से दे दो। तो 8 दिन के बाद उनको नेकलेस मिला और वो अच्छे से वेलवेट के बॉक्स में डाल के मैचिंग ईयररिंग्स के साथ वो अपने फ्रेंड के घर देने गई और उसकी फ्रेंड ने वो बॉक्स लिया और कबर्ड में रख दिया और थैंक यू बोला। तो उस लोन के चलते इनको अपना जो घर था वो बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद एक छोटे से घर में जाके वो रहने लगे जहाँ पे छत भी लीक करती थी और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि 6 महीने की सैलरी तो पूरी उसी में चली जाएगी,
वो लोन चुकाने में ही, और उसके बाद थोड़ा पैसा आएगा जिससे वो कुछ अपना काम चला सकते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट उनकी हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब होने लगी। बाहर से पानी भर के लाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा सब उसी को करना पड़ता था। मेड सर्वेंट रखने के भी उसके पास पैसे नहीं थे। एंड वो जो वाइफ थी वो शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक नेचुरल ब्यूटी जो कहते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर थी वो। पर ये कुछ महीनों से जो वो सह रहे थे, जो तकलीफ़ सह रहे थे, तो उससे उसकी जो सुंदरता ना वो भी ऐसे मुरझा जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत दुख में होते हैं तो वो ब्यूटी भी चेहरे पे नहीं दिखती है। तो ऐसे ही उदास रहने लगी वो, क्योंकि उससे पहले ही वो जो ज़िंदगी जी रहे थे वही पसंद नहीं आ रही थी। अब तो वो लोग 2 लेवल और नीचे चले गए। तो शी वॉज़ वेरी अपसेट। तो मार्केट से जब वो घर आ रही थी तो रास्ता क्रॉस करते वक्त उसकी फ्रेंड जा रही थी कार से और उसने उसको देख लिया। तो एकदम कार रोक के उसके पास आई तो और उसके बात करने लगी कि क्या हुआ, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, फ़ोन भी तेरा स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसने कहा हाँ, फ़ोन नहीं है मेरे पास अभी। तो बोला क्या हुआ, और ऐसी हालत, कैसे कपड़े पहने, क्या हुआ, तू तो इतनी सुंदर दिखती थी, तेरा चेहरा देख कितना मुरझा गया है। एंड ऑल दिस वो उसको बोलने लगी, पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या रीज़न है, मुझे समझा तो सही। और इतना जब वो अपनापन दिखाने लगी ना तो इसके गुस्से का तो कहते हैं ना फ्यूज़ ही उड़ गया, क्योंकि इसी के हार की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम आई। उसको ये ध्यान में नहीं आया कि मैंने गलती की। उसने पूरा ब्लेम किस पे डाला, अपनी फ्रेंड पे डाला, और बोला तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। ना तो इतना महंगा गोल्ड नेकलेस तुम मुझे देती, ना ही वो मुझसे घूमता, और मैं इतने बुरी हालत में आज इस जगह होती। तो उसकी फ्रेंड को याद ही नहीं आ रहा था कौन सा नेकलेस, कौन सा सोने का नेकलेस तुमने दिया, मैं तो गोल्ड पहनती ही नहीं हूँ। तो बोलती क्या बात कर रही हो, इतनी अमीर हो, गाड़ियों में घूमती और सोना नहीं पहनती। बोला नहीं, मुझे गोल्ड ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं मोस्टली नकली ज्वेलरी ही पहनती हूँ। बोला तो तुमने उस दिन जो पार्टी में मुझे दिया था, बोला वो भी गोल्ड नहीं है, वो तो नकली ज्वेलरी है। तो बोला मुझे लगा वो रियल गोल्ड का है और वो मुझसे गुम गया, तो मैंने रियल गोल्ड का वो नेकलेस सेम टू सेम बना के तुम्हें रिटर्न किया, और तुम कह रही हो कि वो आर्टिफिशियल है। बोला हाँ, और बोला तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। पर वही झूठी शान के चलते वो कैसे बताए कि मुझसे एक गलती हो गई है। तो वो कन्फेस करने को भी उसको लग रहा था कि मैं एक लेवल नीचे चली जाऊंगी, कि मैं संभाल नहीं पाई तुम्हारा नेकलेस। तो उसकी फ्रेंड ने कहा नहीं, डोंट वरी, वो नेकलेस मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, मैं तुझे वो गोल्ड का नेकलेस लेके जाती हूँ और तुम उसको रीपे करके वापस से अपनी जूनी ज़िंदगी में वापस जा सकते हो। ये तो उनका किस्सा हुआ कि इस पूरे किस्से में सबसे मेन जो हम विकार कहते हैं, वो विकार क्या था? क्या उनको ईगो था, क्या एंगर था, क्या कंपैरिजन था? ये सिर्फ झूठी शान के चलते हुआ। झूठी शान के चलते उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया। ये एक चेन रिएक्शन की तरह जाता है। कुछ विकार बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं है वो विकार हैं, पर उनसे जो चेन रिएक्शन होती है ना वो बहुत डेंजरस होती है। अब इसमें भी सेम हुआ। क्या हुआ कि कंपैरिजन था उसको कि सब ऐसे पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें भी थोड़ा सा चाहिए। उस कंपैरिजन के चलते उसने अपनी फ्रेंड से एक ज्वेलरी मांगी। अगेन कि उसको वो बोलने में भी शर्म आ रही थी कि अरे मैं कैसे बोलूँ, मेरे से गुम गया। वो बोल देती, पर उसे वो शान, अपना स्टेटस मेंटेन करना था कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे ज्वेलरी संभालनी भी आती है। हम लोग यूज्ड टू हैं इस लेवल के, स्टैंडर्ड के, स्टेटस के, ये भी उसको शो करना था। तो इस झूठी शान की वजह से कंपैरिजन की वजह से ये जो भी उन्होंने प्रिटेंड की अपनी लाइफ एक दिन के लिए, उसका उनको रीपे करना पड़ा। तो बहुत बार ऐसा ही हमारे ज़िंदगी में होता है कि हम बड़े पार्टीज़ थ्रो करते हैं, शादियों में बहुत सारा खर्चा करते हैं। ये सारा खर्चा बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हम कितने वेल टू डू हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। यस आई नो शादी धूमधाम से होनी चाहिए, इट इज़ नॉट रॉन्ग। जैसे इसने भी लोन लेके, कर्जा लेके रीपे किया, तो लोन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे हम झूठी शान मेंटेन करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग। तो सी इफ़ यू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट कि कहाँ से पैसे आने वाले, कितने पैसे आने वाले हैं, और उस बेसिस पे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। बट अगर हम दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए कोई चीज़ बाय करते हैं, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो चीज़ बाय करूं, देन हाउ विल आई रीपे?
ये थॉट लाए बिना, ये प्लानिंग किए बिना जब हम लोन लेते हैं तो वो हमेशा हमारा डाउनफॉल का रीज़न होता है। और जब हम कंपेयर करते ना, झूठी शान बेसिकली कंपैरिजन की वजह से ही क्रिएट होती है। तो जब हम जाने अनजाने कंपेयर करते हैं, हम बड़े लोग, तो यही असर हमारे बच्चों पे भी आता है। जैसे कभी कभी हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं और वो कहे कि अरे तुमको पता है कि यहाँ पे सो एंड सो ऐसी चीज़ है, तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, और तुम्हारे घर में सबको पता है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, पर तुम प्रिटेंड करते हो कि हाँ हाँ मुझे तो पता है वो चीज़ ना ऐसी है ऐसी है। वो भी आप 2-3 यहाँ वहाँ के सेंटेंस बना के उस प्रिटेंड करते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से वो क्या होता है मुझे पता नहीं, ये गलत नहीं है बोलना। आपका लेवल कम नहीं हो जाएगा, आप प्रॉपर नॉलेज गेन कर लोगे और अगली बार उस चीज़ में आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दे पाओगे। पर वो बोलना कि मुझे ये नहीं पता, ये भी आपके शान के खिलाफ हो जाता है, आपके प्रेस्टीज के खिलाफ हो जाता है। एंड फॉल्स प्रेस्टीज के चलते हम क्या करते हैं, बोल देते हैं कि हाँ मुझे पता है, हम तो वहाँ हमेशा जाते हैं, हाँ ये चीज़ ना ये भी मुझे पता है। तो ये चीज़ क्या है, ये यू आर प्रिटेंडिंग वॉट यू आर नॉट। जब हम प्रिटेंड करते हैं कुछ और, मतलब जो हम हैं वो हमें पसंद नहीं है। और जब ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आएगा कि जो आप हो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप किसी और के हिसाब से प्रिटेंड करके जीते हो, तब आप कुछ भी बाय कर लो, कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा कर लो, आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जो हो वो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन हम अपने बच्चों पे भी डालते हैं। तो जब बच्चा आके कहता है कि इसके पास ये फ़ोन है, इसके पास ऐसी बाइक है, इसके पास ऐसी कार है, इसके पापा इनको इतनी पॉकेट मनी देते हैं, तो वो भी चाहता है कि मैं भी वो ज़िंदगी जीऊँ। वो तब ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि मेरे घर में जैसा माहौल है हम वैसे जिएंगे, हमारा जो स्टेटस है हम उस स्टेटस के हिसाब से जिएंगे। उससे हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करके ये शो ऑफ करना होता है कि नहीं मेरे पास भी अच्छी बाइक है, मेरे पास भी बहुत अच्छा फ़ोन है। फिर वो घर वालों से ज़िद करते हैं कि मुझे यही बाइक चाहिए, मुझे यही फ़ोन चाहिए। सिर्फ फ़ोन मांगना इज़ नॉट रॉन्ग, पर ये वाला ही फ़ोन मांगना मतलब कोई तो एक टारगेट लोग हैं, टारगेट ग्रुप है जिनको आपको दिखाना है कि मेरे पास भी आपके जैसा फ़ोन है या मेरे पास भी आपसे बेहतर फ़ोन है। तभी तो आपने एक सेट किया है क्राइटेरिया कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, मुझे ये वाली बाइक चाहिए। किसी से तो आपने कंपैरिजन किया ही होगा। और फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया बच्चे सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे ही थ्रू उनको जाता है। यहाँ तक भी ठीक होता है, पर जब पेरेंट्स झूठी शान के लिए चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, क्या ऐसे हो सकता है? आप आँख बंद करके एक 30-40 साल पीछे जाके सोचिए, क्या आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब क्या आप हमेशा फर्स्ट आते थे? या अगर फर्स्ट नहीं आते थे तो क्या आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं? अगर आप जॉब नहीं करते मतलब आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं किया मतलब आपकी ज़िंदगी वेस्ट। क्या कर रहे हो आप ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं। पर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और पूरा प्रेशर किन पे डालते हैं? अपने बच्चों पे डालते हैं। अलग अलग तरीके से प्रेशर डालते हैं हम अपने बच्चों को, फॉल्स प्रेस्टीज के लिए, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हम उसमें ही अपनी शान समझने लगते हैं, 4 लोगों में बताना देखो मेरा बच्चा ये कर रहा है। तो ये सब जो क्राइटेरिया है कि बच्चा अगर कम मार्क्स ले तो किसी को नहीं बताना, बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ले तो ही किसी को बताना, मतलब हमें जो लेवल का बच्चा मिला है हमसे ही तो जीन्स मिलते हैं ना बच्चे को। हम जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे, पर हम अपने दिन भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं बच्चे ने तो फर्स्ट ही आना चाहिए, बच्चे ने तो 80-90 लेना ही चाहिए। और बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब बच्चे आपके झूठी शान, आपके फॉल्स प्रेस्टीज का लेवल मेंटेन नहीं कर पाते तो उन्हें एक फेलियर फील होता है, उन्हें लगता है कि वो फेलियर है ज़िंदगी में। और जब ये फेलियर वाला कंसेप्ट उनके मन में आता है ना, तो वो उनको ये जताता है कि वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं।
उनकी ज़िंदगी वेस्ट है। और जब ये इम्बैलेंस उनके थॉट प्रोसेस में आता है तब डिप्रेशन, नर्वसनेस होती है। और ये जब बहुत ज़्यादा लेवल का होता है तो हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे सुसाइड भी करते हैं। 10th एंड 12th यही लेवल के बच्चे मोस्टली सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसी एज के बच्चे क्यों करते हैं? 10th, 11th, 12th कहीं ना कहीं से फैमिली प्रेशर तो होता ही है ना कि यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज देयर इज़ नो फ्यूचर। यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज योर लाइफ इज़ वेस्ट। वेस्ट कैसे? देखिए, अगर हम एक मर्सिडीज़ की बात करते हैं तो हो सकता है मर्सिडीज़ कार के ओनर हों, हो सकता है मर्सिडीज़ कार जिस गैरेज में रिपेयर करने जाती हो वो उस गैरेज के ओनर हो सकता है उस गैरेज के आप मैकेनिक हो सकता है मर्सिडीज़ कार के आप ड्राइवर हों, या हो सकता है आप मर्सिडीज़ कार का पोछा लगाने वाले हों, साफ करके, क्लीन करके, मेंटेन करने वाले हों। ये पांचों चारों लेवल से सिर्फ आपका फाइनेंशियल लेवल पता चलता है, आपकी खुशी का लेवल, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कहीं भी इन लेवल्स को डिपिक्ट नहीं करती। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स विल जस्ट गिव यू ए कंफर्ट जोन, दे विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस। पर ये हम अपने बच्चों पे डालते हैं कि तुम अगर इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में, योर लाइफ इज़ अ वेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर करती है। और जब वो उतने मार्क्स नहीं ला पाते तब उन्हें लगता है कि अब मैं तो फेलियर, अब मेरे माँ बाप क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे, मैं अपने माँ बाप को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मतलब ये भी फॉल्स प्रेस्टीज। हम तो फॉल्स प्रेस्टीज में जी रहे हैं, हमने बच्चों पे भी फॉल्स प्रेस्टीज का प्रेशर डाला हुआ है कि आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आप क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को, हम क्या बोलेंगे लोगों को, हमारा बच्चा फेल हो गया। तो उस डर से वो बच्चा गिव अप कर देता है अपनी लाइफ। पर जाने अनजाने हमें पता ही नहीं कि हम बच्चों पे क्या प्रेशर डाल रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम प्रेशर डालते हैं। बहुत कम लोग, अभी जैसे आजकल ये कंसेप्ट आ गया है कि बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चे फिर गिव अप कर देते हैं, सक्सेस नहीं मिलता उनको, बहुत टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं मोटिवेट करने का। उन्हें लगता है कि हाँ, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम इनडायरेक्टली मोटिवेट करेंगे। बोलेंगे पता है ये चाचा का बेटा ना वो फर्स्ट आया, पता है ये मौसी की बेटी डॉक्टर बन गई, पता है पड़ोसी का बेटा ये कर गया, वो हो गया। तो ऐसे किस्से जब आपको एग्ज़ाम के दिनों में सुनाई देते हैं या 10th में या 12th में सुनाई देते हैं तो अननोइंगली ऑल्सो दिस इज़ क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योर चाइल्ड। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, बचपन से ही आप अपने बच्चे को केपेबल बनाओ बिना कंपैरिजन के। देखिए, जब आपका बच्चा बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है और कहता है कि मुझे ऐसा वाला फ़ोन चाहिए क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास है, तब आपको कितना बुरा लगता है। हम उसको बोलते हैं कंपैरिजन मत करो। पर जब आप कहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने इतना लाया, तुम क्यों नहीं ला सकते, तुम्हें क्या कमी है, हम हर चीज़ तो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं इतनी पढ़ाई कर सकते। तो अगेन सिर्फ दूसरों बच्चों ने लाया है इसलिए आपको वो शान मेंटेन करनी है, वो स्टेटस मेंटेन करना है, किसके थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू। एंड दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग। यू हैव टू एक्सेप्ट, आपका बच्चा जैसा है वैसा ही उसमें एक्सेप्टेंस लाओ। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो के आए तो भी गले लगाओ, नहीं, रीज़न फाइंड आउट करो, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फेलियर। ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100 हर इंटेलिजेंट लेवल के बच्चे होते हैं, हर कोई 100% नहीं ला सकता और हर कोई फेल भी नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या रेंज है उसके मार्क्स की, क्योंकि बचपन से तो आप ही के साथ है ना वो। और बचपन से अगर बच्चा आपका 60% लाता है तो 10th है, बोर्ड है, प्रेशर में चलो बहुत पढ़ भी लिया तो 70। आप 90 की एक्सपेक्टेशंस मत करो उससे, क्योंकि है तो आप ही का बच्चा ना वो। आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशंस इज ऑल्सो रॉन्ग। और आप माने या ना माने, बच्चों पे इन दिनों इतना प्रेशर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्स प्रेस्टीज। झूठी शान आप दोस्तों में बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे ने क्या किया, पर जस्ट एक पल आप उनकी ज़िंदगी जी के देखो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम अपने ज़माने से कंपैरिजन करते हैं
कि हमारे ज़माने में हम इतना पढ़ते थे, हमारे ज़माने में तो एसी नहीं था, हमारे ज़माने में तो कार नहीं थी, आपको तो हम कार में घुमाते हैं, फिर भी आपको पढ़ने को क्या होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ एंड उनकी लाइफ। तो मार्क्स भी कंपेयर कर लो। ऐसा कहाँ लिखा है कि बचपन में हम गर्मी में पढ़ते तो हम 50% लाते थे, आज बच्चा एसी में पढ़ रहा है तो उसने 70 तो लाना ही चाहिए। बचपन में हम पैदल स्कूल जाते तो हमारे फर्स्ट क्लास आते थे, आज बच्चा कार में स्कूल जाता है तो उससे 90 तो मिलना ही चाहिए। ऐसा क्या, कहाँ पढ़ा आपने ऐसा, कैसे कंक्लूजन पे पहुँचे आप ये कि तकलीफ़ में अगर 60 आता है तो आसानी सी ज़िंदगी में तो 100 तो आ ही जाना चाहिए। तकलीफ़ में हम क्लर्क बन गए, तुमको इतना आराम दे रहे हैं, तुम तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाने चाहिए। ये कहाँ से कैलकुलेशन सीखा आपने। तो थोड़ा अगर हम रियलाइज़ करें, आंख बंद करके सोचें, अगर आपके किस पूरे ख़ानदान में, आपके रिलेटिव्स में, आपके आस पड़ोस में सारे बच्चे अगर 10th फेल हो रहे हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि हर कोई 10th फेल हो रहा है और आपका बच्चा फर्स्ट क्लास लाता है, तो हमें खुशी होगी। हमें लगेगा चलो फर्स्ट क्लास तो आया। सारे बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं आपकी कॉलोनी के, आपका बच्चा 75 आया, मेरा बच्चा 75 आ गया, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में आपके बच्चे का अच्छा है, तब तक सब सही है। आप कहते हैं बच्चों को कंपैरिजन मत करो, पर आप कैसे कंपैरिजन सिखाते हो बच्चों को। अब जैसे बच्चा स्कूल से आता है, बच्चा कहता है आज मुझे 20/20 मिला, हम बहुत खुश हो जाते हैं, 20/20, अरे वाह। फिर हम पूछते हैं धीरे से, क्योंकि हमें पता है, हम सुनते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पर एक मन में कीड़ा तो होता है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं थोड़ा सा। फिर हम आराम से उस दिन नहीं तो दूसरे दिन स्टाइल से धीरे धीरे करके, वो मन में वो जाता नहीं है, बिना पूछे आप रह नहीं पाओगे कि बाकी लोगों को कैसे मिला। तो कहता है क्लास में सबको 20 मिला। फिर आपका जो चेहरा वो खिला होता है ना कि मेरे बच्चे को 20 मिला, वो मतलब तुमने क्या ग्रेट किया, सबको ही तो 20 मिला। दिस इज़ द एक्सप्रेशन। हम कभी बोलेंगे बच्चे को, कभी नहीं बोलेंगे, बट रियली हम क्या फील कर दें, अरे फिर इसने क्या ग्रेट किया। मतलब 20/20 मिलने की खुशी आपको नहीं है। आपको खुशी कब होगी, जब वो अकेला या 3-4 जने 20/20 लेते हैं। तो यही बच्चे भी करते हैं, फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी शान। वो कैसे करते हैं, अगर वो फेल होके आते हैं, उनको पता है कि कंपैरिजन में मुझे अच्छा प्रूव होना है, मुझे अकेले ने अगर कुछ किया तो वो गलत होगा। तो जब बच्चा फेल होके आता है तो मम्मी पूछती है फेल कैसे हुए, डांटना शुरू करती है मम्मी। तो आप फट से बोल देते, नहीं नहीं मुझे मारो मत, क्लास में सारे बच्चे फेल हुए, पेपर ही टफ था। तो मम्मी से, अच्छा सारे बच्चे फेल हुए क्या, फिर तो टीचर की गलती होगी। सो दिस इज इनडायरेक्ट मैसेज ऑफ कंपैरिजन वी आर गिविंग कि एज लॉन्ग एज सबका वैसा है तो हमारा भी बच्चा अगर सेम करे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर सबका बच्चा इंजीनियर बन रहा और मेरा ना बने तो मुश्किल। दिस फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी शान, हमारी न्यू जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को बहुत डिप्रेशन में डाल रही है। जब हम खुद झूठी शान को ओवरकम कर पाएंगे तो ही इस फॉल्स प्रेस्टीज से हम अपने यंग जनरेशन को रोक सकते हैं। गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप और आपकी फैमिली फॉल्स प्रेस्टीज, झूठी शान से बचे रहें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।